खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। भारत के इतिहास में 2 तारीख हमेशा याद रखी जाएगी। एक 26/11 जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। दूसरी 10 अप्रैल 2025 जब इस आतंकी हमले के गुनहगार दोषी आरोपी तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण हुआ था। अब इसको लेकर सियासत भी देखने को मिली। हर एक दल अपने अपने क्रेडिट लेने पे जुटा हुआ है और इसको लेकर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार जब तहव्वुर राणा एनआईए की कस्टडी में है तो क्या कुछ बड़े खुलासे होंगे, क्या वाकई इसमें पाकिस्तान और उसके आगे का भी कनेक्शन देखने को मिलेगा और इसको लेकर बड़ा जो संदेश है वो भी विश्व पटल पर पहुंचेगा। इस दौरान तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर क्या कुछ जो प्रक्रिया है वो देखने को मिली, क्या बड़ी जो कार्रवाई है वो देखने को मिली, इस खास पेशकश में देख लेते हैं। फांसी पर चढ़ाया गया कसाब अब होगा तहव्वुर राणा का हिसाब। बचने की कोशिश की तमाम पीएम मोदी ने कर दिया नाकाम। कहते हैं दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। 10 अप्रैल 2025 वो तारीख है जब दुनिया वाकई में झुक गई। पीएम मोदी ने वो कर दिखाया जो वो कहते हैं। I would like to thank the government of India for its persistence in bringing the terrorists to justice. आतंक के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। पीएम मोदी का यह बयान उनकी कथनी और करनी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। वक्त भले लगा लेकिन पीएम मोदी ने नैरेटिव को बदल कर दिखाया है। आतंकवाद को दुनिया के सामने झुकाकर दिखाया है। एक दौर था जब कभी भारत पर आतंकी हमले होते थे तो हम अमेरिका के पास जाकर शिकायत करते थे, लेकिन देखिए आज का दौर भारत उसी अमेरिका से अपने गुनाहगार को खींच कर लाया है। नासूर बनके देश के सीने पर गोलियां चलाता रहता है। मां भारती की धरा आए दिन रक्त रंजित हो जाती थी। देश के अनेक वीर होनहार लोग आतंकवाद के कारण बलि चढ़ जाते थे। हमने आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कानून बनाए, इसी सदन ने बनाया। पीएम मोदी का आतंक विरोधी एजेंडा जग जाहिर है। भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश जिसने भी की, मोदी सरकार ने उसे घर में घुसकर मारा है। चाहे आतंकी छिपकर पाकिस्तान में बैठा हो या भारत से बचने के लिए अमेरिका की जेल में बंद हो, मोदी सरकार ने उसे उसके किए की सजा दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। 17 साल बाद ही सही मोदी सरकार ने देश के सबसे बड़े दुश्मन तहव्वुर राणा को देश वापस लाकर दुनिया को दिखा दिया कि ये नया भारत है। कमर और पैर में बेड़िया, हाथों में हथकड़ियां, चेहरे पर सफेद दाढ़ी, आंखों पर चश्मा और बदन पर भूरा लबादा। यही है देश का वो गुनाहगार जिसने भारत की आर्थिक राजधानी को आतंक के बारूद से थर्रा दिया था। यही है वो मास्टरमाइंड जिसने पाकिस्तानी आतंकी कसाब के साथ मिलकर ऐसा खूनी खेल खेला था कि मुंबई का समंदर बेगुनाहों के खून से लाल हो गया था। लेकिन अब इस गुनाहगार तहव्वुर राणा को मोदी सरकार अपनी कूटनीति के दम पर अमेरिका से भारत खींच लाई है। अब इसके गुनाहों का पूरा हिसाब होने वाला है। दिल्ली एयरपोर्ट से निकलकर गुरुवार की रात ये गाड़ियां जैसे जैसे पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे तहव्वुर राणा की जिंदगी की उल्टी गिनती कम होती जा रही थी। उसके गुनाहों का हिसाब यहाँ भारत में इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके गुनाहों के हिसाब से पहले कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब भी ये गुनाहगार देगा। इसीलिए तहव्वुर राणा को पूछताछ के लिए फिलहाल एनआईए की हिरासत में दे दिया गया है। भारत लाने के बाद राणा को एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 18 दिनों की रिमांड पर एनआईए के हवाले कर दिया गया है। अब 18 दिनों तक तहव्वुर राणा से एनआईए के अधिकारी पूछताछ करेंगे। करीब 17 साल बाद तहव्वुर राणा को भारत लाकर मोदी सरकार ने जो काम किया है उसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इजराइल जैसे देश आतंकवाद को कटघरे में खड़ा करने के लिए मोदी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। I would like to thank the government of India for its persistence in bringing the terrorists to justice. तहव्वुर राणा को भारत लाना कोई मामूली बात नहीं है। ये कोई आम घटना या कोई आम आतंकी नहीं है। इसका दिमाग हमला करने वाले आतंकियों को रास्ता दिखाता था।
पूरी प्लानिंग करता था। मुंबई हमले की काली पटकथा इसी ने लिखी थी, लेकिन अब मोदी सरकार ने इसके गुनाहों की सजा दिलाने की वो कहानी लिखी है जो भारतीय न्याय के इतिहास में दशकों तक याद की जाएगी। तो निश्चित तौर से NIA उन तमाम राज का पर्दाफाश करेगी कि क्या मुंबई के उस बड़े जिस तरह से कसाब सहित 9 लोग आए थे और 4 दिन में जिस तरह से आतंकवाद की घटनाएं हुई थी, तो उनमें वहाँ के लश्कर-ए-तोयबा का किनका हाथ है, ISI या वहाँ की सरकार या वहाँ की आर्मी। जो हमारे दिल पर बोझ था कि कसाब को तो हमने फांसी दी, लेकिन षड्यंत्र करने वाला अभी बाकी है, तो उसको भी यहाँ पर लाने का काम ये भारत सरकार ने जो किया है, मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है, लेकिन तहुवर के प्रत्यर्पण पर मोदी सरकार की हो रही वाहवाही कांग्रेस को रास नहीं आ रही। जब पूरा देश और मुंबई हमलों में जिन्होंने अपने को खोया है उन्हें न्याय मिलने की नई आस जगी, तो ठीक इसी वक्त कांग्रेस पार्टी तहुर राणा के भारत वापस लाने के क्रेडिट लेने पर उतर आई है और देश में नई सियासत की नींव रख दी है। ये भी याद है कि UPA के दौरान में NIA का गठन हुआ। इससे पहले NIA थी नहीं, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। शायद आपको मालूम है कि CBI सब देखती थी, लेकिन ऐसे हादसे और ऐसे हादसों के लिए एक नया कानून चाहिए था। और मुझे याद है कि उस समय मेरा ख्याल चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, तो NIA का गठन हुआ। यदि कांग्रेस ने जो बेसिक जो कार्य है वो कांग्रेस सरकार ने किया था, UPA सरकार ने किया था, तब वो आज आ पाए। वैसे 11 साल हो गए इनको, है ना। उस समय हम लोगों ने जो काम किया वही आधार बना और वो आज इस देश के NIA के कब्जे में है। कांग्रेस के एक नेता NIA के गठन का क्रेडिट ले रहे हैं तो दूसरे पार्टी के प्रयासों का। हालांकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस ना तो सरकार की खुलकर आलोचना कर पा रही और विपक्ष होने के नाते सरकार की पीठ थपथपाने का तो कोसों दूर का सवाल है। हाँ, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस क्रेडिट लेने की भरपूर कोशिश कर रही है, जिस पर बीजेपी का जोरदार पलटवार आया है। मैं इनको यही कहना चाहता हूँ, ये दिग्विजय सिंह जी ने कहा था पाकिस्तान के हाथ 26/11 में नहीं है। इन लोगों ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया था, उनको बार बार राज्यसभा लाया गया। अगर उनका ओपिनियन कांग्रेस पार्टी नहीं मानते तो क्यों लाया गया? कांग्रेस पार्टी का 10 वर्ष मुख्यमंत्री थे, जनरल सेक्रेटरी थे। UPA कालखंड में बहुत ही प्रमुख मंत्री थे दिग्विजय सिंह, उन्होंने RSS के ऊपर आरोप किया था। पाकिस्तान को एक तरह क्लीन चिट था वो। ऐसे लोग आज वो राणा को लाना का क्रेडिट ले रहे हैं। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है, हम जश्न नहीं मनाते हैं, अब कार्रवाई करते हैं। नरेंद्र मोदी कार्रवाई करते हैं, देश के लिए करते हैं, देश के अमन चैन के लिए करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी को चाहने वाले लोग वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मोदी आतंकवाद पर न। हालांकि इस क्रेडिट वार की नींव आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इस लेटर से पड़ी, जिसको कांग्रेस के कार्यकाल में केंद्रीय गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने गुरुवार को जारी कर देश को संदेश देने की कोशिश की कि तहुर राणा का प्रत्यर्पण यूपी सरकार के कठिन परिश्रम और रणनीतिक कूटनीति का परिणाम है। लेकिन क्या वाकई में हकीकत यही है? इसको समझने के लिए आपको शुरू से पूरी कहानी जाननी चाहिए। मुंबई पर आतंकी हमला 26 नवंबर 2008 को हुआ था। तब देश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इस आतंकी हमले को लेकर तहुर राणा पर कार्रवाई की शुरुआत साल 2011 में 3 साल बाद तब हुई, जब साल 2011 में भारत की जांच एजेंसी NIA ने तहुर राणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। साल 2011 में ही 26/11 हमलों को लेकर तहुर राणा को अमेरिका में दोषी भी नहीं ठहराया गया था। इसके बाद 2014 में यूपी यानी कि कांग्रेस की सरकार चली गई और एनडीए यानी कि बीजेपी की सरकार देश में बनी। फिर भारत ने 2019 में पहली बार डिप्लोमेटिक चैनल से राणा के प्रत्यर्पण की मांग की।
10 जून 2020 को तहूर राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग की गई थी। फरवरी 2021 में भारत ने आधिकारिक तौर पर प्रत्यर्पण की मांग करते हुए अमेरिकी न्याय विभाग को नोट भेजा था। 22 जून 2021 को अमेरिका की संघीय अदालत में तहूर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई के दौरान भारत ने सबूत पेश किया था। 21 जनवरी 2025 को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राणा की याचिका को सुनवाई से इनकार कर दिया, जिससे उसकी प्रत्यर्पण प्रक्रिया का रास्ता साफ हो पाया। तहूर राणा के प्रत्यर्पण के लिए खुद पीएम मोदी अमेरिका सरकार से बात कर रहे थे। इसी साल जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब पीएम मोदी उनसे मिलने गए थे और मुलाकात के दौरान 14 फरवरी को पीएम मोदी के सामने राष्ट्रपति ट्रंप ने तहूर राणा को भारत को सौंपने का ऐलान किया था। United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world actually. Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India, face justice. तहूर राणा को अमेरिका से वापस भारत लाकर मोदी सरकार ने अपनी विदेश कूटनीति की एक बार फिर से बड़ी मिसाल पेश की है। इसे मिसाल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह काम इतना आसान था नहीं जितना अब लग रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अगर तहूर राणा को भारत लाना आसान होता तो 17 साल का वक्त नहीं लगता और कांग्रेस ये काम अपने कार्यकाल में ही कर चुकी होती। तहूर ने भारत आने से बचने के लिए कई पैतरे अपनाए, लेकिन वो सब फेल हो गए। तहूर ने भारत के सामने आत्मसमर्पण करने पर रोक लगाने के लिए अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में इमरजेंसी एप्लीकेशन दायर किया। उसने तर्क दिया कि प्रत्यर्पण अमेरिकी कानून और यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का उल्लंघन करेगा। उसका दावा था कि उसके मुस्लिम धर्म, पाकिस्तानी मूल और पाकिस्तानी सेना में पूर्व सदस्यता की वजह से उसे भारत में यातना का सामना करना पड़ेगा। उसने दिल के दौरे, पार्किंसंस और कैंसर की भी दुहाई दी, लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिकाएं खारिज कर दी। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जब तहूर राणा की इन याचिकाओं को खारिज किया, तब जाकर करीब एक दशक के जद्दोजहद के बाद तहूर राणा के भारत लाने का रास्ता साफ हो सका। अब कांग्रेस इसी का श्रेय खुद लेना चाह रही है, जबकि कांग्रेस यानी यूपीए सरकार के कार्यकाल में तहूर राणा के प्रत्यर्पण की कितनी पहल हुई थी, उस वक्त की कांग्रेस सरकार क्या रवैया था, इस बात को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी महसूस किया था। उन्होंने अपनी एक किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में भी उसका जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मुंबई के 26/11 हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह इस बात को लेकर चिंतित थे कि जिससे देश में मुस्लिम विरोधी भावना बढ़ रही है, ऐसे में इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। सोचिए, जब हमें दुश्मनों से बदला लेना था, तब भी हम हिंदू मुसलमान की राजनीति में उलझे हुए थे। तहूर राणा कोई मामूली आतंकवादी नहीं है। अगर वो नहीं होता तो शायद मुंबई पर 26/11 का आतंकवादी हमला भी नहीं होता। वो भी जब इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, तब देश और महाराष्ट्र दोनों जगह सरकार यूपीए की थी। ऐसे में जिम्मेदारी उस वक्त सरकार की थी कि वो तहूर राणा को अमेरिका से घसीटकर भारत की अदालत में लेकर आए और उसे यहाँ फांसी की सजा दिलाए। लेकिन हकीकत यह है कि उस वक्त की कांग्रेस सरकार में तहूर राणा के प्रत्यर्पण के लिए एक डिप्लोमेटिक नोट तक जारी नहीं किया गया। अब बीजेपी कांग्रेस के रवैये को लेकर ही उसे घेर रही है कि कांग्रेस की सरकारों में चाहे कसाब आया, तहूर राणा आया, ऐसे अनेकों लोगों ने आकर बम धमाके ही किए। हिंदुस्तान में एक ने अनेकों बम धमाके कांग्रेस की सरकार के समय हुए। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, लेकिन मोदी सरकार ने विदेशी धरती से भी, विदेशी सरकारों से भी उन गुनहगारों को वापस पकड़कर लाए और ऐसे लोग जिनको फांसी मिलनी चाहिए उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। फर्क इतना ही, कांग्रेस के समय बम धमाके होते थे, मोदी सरकार में बम धमाके करने वालों को पकड़ा जाता है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी थी, हमने हाथ लंबे करके विदेशों से उनको खींच कर लाए। तहूर राणा को भारत लाना मोदी सरकार की बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। जीत इसलिए क्योंकि ये घटना पूरी दुनिया में आतंकवाद का रास्ता अपनाने वालों के लिए साफ टेलर है कि आतंकी आतंकवाद का रास्ता छोड़ दे या फिर दुनिया छोड़ दे। भारत के लिए अपने आप में इस सरकार के द्वारा एक इतनी बड़ी कूटनीतिक सफलता है, ऐतिहासिक सफलता है कि वो जो 175 लोगों की जो हत्या हुई मुंबई में,
इसका वो गुनहगार हो, मास्टरमाइंड हो, हाफिज सईद जो पाकिस्तान में बैठा है, उसको आज नरेंद्र मोदी जी भारत में उस अपराधी को लाने में सफल हुए। नतीजा है प्रधानमंत्री का लगातार जो एक डायलॉग रहा है 2019 से, जहां उन्होंने एक डिप्लोमेटिक नोट सबमिट किया था यूएस को कि एक्स्ट्राडाइट करना चाहिए राणा को। 2020 में भी इंडिया ने कंप्लेन फाइल किया था प्रोविजनल अरेस्ट को लेके, और ये जो एक जीत है वो हर एक नागरिक के लिए है जो मुंबई में अपने लोगों को गंवाए हैं। जो इस देश पर बुरी नजर रखने वाले हैं, किसी का भी अब कल्याण नहीं, सबका सफाया होगा। क्योंकि मोदी सरकार तो आतंकवाद को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। तहूर राणा को मोदी सरकार जिस तरह से भारत खींच कर लाई है, मैसेज साफ है कि सरकार आतंकी और आतंकवाद को पनाह देने वालों को किसी भी तरह से रियायत नहीं देने वाली है। पाकिस्तान भी इस बात से डर गया है, इसीलिए जब गुरुवार को तहूर राणा को भारत लाया जा रहा था, उससे पहले ही पाकिस्तान ने तहूर राणा से अपना पल्ला झाड़ लिया, जो पाकिस्तान की घबराहट को साफ बयां करता है। तहूर राणा ने पिछले 2 दशकों में अपने पाकिस्तानी दस्तावेजों का नवीनीकरण नहीं कराया है। उसकी कनाडाई नागरिकता बहुत साफ है। Tahawur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality, and as far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को इससे क्या डर है, वो क्यों घबराया हुआ है? तो इसकी पहली वजह तहूर राणा का पाकिस्तानी सेना से सीधा रिश्ता है। तहूर के पास भले ही कनाडा की नागरिकता हो, लेकिन उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ। तहूर राणा पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का करीबी रहा है। तहूर राणा पाकिस्तान में बड़ा हुआ और अपनी मेडिकल डिग्री के बाद पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में शामिल हो गया। इससे पाकिस्तानी खुफिया सेवाओं और आतंकवादी संगठनों के साथ गहरे संबंध बनाए रखा। हालांकि बाद में इसने पाकिस्तान की सेना छोड़ दी थी। जांच के मुताबिक तहूर मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक सक्रिय कार्यकर्ता था। तहूर राणा और उसकी पत्नी 1997 में कनाडा चले गए थे और वहां 2001 में नागरिकता ले ली। तहूर ने पाकिस्तान छोड़कर कनाडा जाने का फैसला बाकायदा प्लान के साथ लिया था, क्योंकि एक कनाडाई नागरिक के रूप में राणा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा आजादी से यात्रा करने में योग्य था, जिसने उसकी आतंकवादी गतिविधियों को प्लान करने में अहम भूमिका अदा की। इसीलिए पाकिस्तान को अब डर लग रहा है कि तहूर राणा 26/11 के मामले में पाकिस्तान की पूरी पोल खोल देगा, दुनिया को बता देगा कि पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और पाकिस्तानी सरकार सब मिलकर आतंक फैलाते हैं। अभी 3 साल पहले ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आया है। इसका कारण बताया गया है कि उसने आतंकियों की फंडिंग रोकी है। अगर तहूर ने अपने बयान में आतंकी गतिविधियों का कोई खुलासा किया तो पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डाल दिया जा सकता है, जिससे उससे मिलने वाली मदद रुक जाएगी। पाकिस्तान का डर हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को लेकर भी है, क्योंकि इसके बाद भारत इन आतंकियों को भी सौंपे जाने की मांग तेज कर सकता है। इधर दूसरी तरफ तहूर राणा को भारत लाए जाने पर उन लोगों का भी खून खौल उठा है जिन्होंने 26/11 हमले में अपनों को खोया है या फिर वो खुद उस हमले का शिकार बने थे। इस हमले में घायल होने वाली एक लड़की है देविका रोटवन, जिसके पैर में आतंकियों की कई गोली लगी थी। उसके जख्म भी अब हरे हो गए हैं। उस रात को मैं जब 9 साल 11 महीने की थी, 26/11 का जब हमला हुआ, उस दिन मुझे मेरे पैर में गोली लगी। मैं पूना जाने वाली थी मेरे बड़े भाई को मिलने के लिए। सीएसटी से मैं बैंड्रा से गई थी, सीएसटी से मैं पूना जाने वाली थी। तब मैंने वहाँ आतंकवादी कसाब को देखा था जो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा था, कई लोगों को मारा था उसने। मेरे सामने कई लाशों गिरी हुई थी, छोटे बड़े बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी लोग थे जो पाकिस्तान में आज भी छुप कर बैठे, जो आतंकवाद को पाल रहे हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे, उन सभी का सामने नाम अभी आएगा। तो ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट को अच्छी जीत मिल गई। जो आतंकवादी और मास्टरमाइंड है जो पाकिस्तान में, उन लोगों को भी लाके फांसी की सजा देनी चाहिए। अभी हमारा वैसे भी इंडिया नया भारत है, तो हमारी भारत घुस कर मार के आती है आतंकवादी को। तो मैं यही अपील करूंगी जो अभी भी वहाँ पर जिंदा बैठे हैं, जो आतंकवाद बढ़ा रहे, जो कसाब जैसे लोगों को बनाते हैं, जो कसाब जैसे लोगों को हमारे देश में या कहीं और भी बेचते, उन लोगों को आप खत्म कीजिए। फिलहाल तहूर राणा की सजा का ऐलान कोर्ट करेगी, लेकिन तस्वीरों में दिख रहा ये एनआईए का वो दफ्तर है जहां तहूर राणा से पूछताछ की जा रही है। इसीलिए हेडक्वार्टर के आसपास वाले क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हैं। सिर्फ एनआईए हेडक्वार्टर ही नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। एनआईए पूछताछ के बाद
तहूर को पेशी पर ले जाएगी और उम्मीद लगाई जा रही है कि इसी दौरान उसके फांसी का ऐलान भी हो सकता है। हालांकि क्या होगा क्या नहीं ये कोर्ट तय करेगा, इसीलिए अभी इसकी सजा पर बात करना जल्दबाजी होगी। लेकिन इस गुनाहगार को सजा कैसी मिलनी चाहिए, इसका अंदाजा आप मुंबई हमले में इसके रोल से लगा सकते हैं। मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में तहूर राणा का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। राणा ने ही डेविड हेडली को मुंबई में एक ऑफिस खोलने में मदद की थी। ये ऑफिस उसने अपनी आतंकी गतिविधियों को छिपाने के लिए खोला था। हेडली ने उन लोकेशन को ढूंढना शुरू किया जहां लश्कर-ए-तैयबा हमला कर सकता था। अमेरिकी सरकार भी बोल चुकी है कि राणा का रोल साबित हुआ है। दरअसल डेविड हेडली ने ही अमेरिका में तहूर राणा के नाम का खुलासा किया था, जो ईमेल और अन्य दस्तावेजों से प्रमाणित भी हुए हैं। मुंबई हमले की मुख्य प्लानिंग में हेडली भी शामिल था और उसी ने धमाके वाली लोकेशन की रेकी की थी। फिलहाल डेविड हेडली अमेरिका की जेल में बंद है। वहीं तहूर राणा के भारत लाए जाने पर आतंकवाद के खिलाफ दुनिया में नई आस भी जगी है। पिछले एक दशक से जिस अमेरिका की जेलों को तहूर राणा ने अपने आश्रय का अड्डा बना लिया था, अब उसका वो आसरा छिन गया है। तहूर राणा फिलहाल तो अब भारत में 14x14 की सेल में रहेगा, वो भी कोई आम सेल नहीं, ऐसी सेल जहां उसकी हर हरकत पर एनआईए की बात जैसी नजर होगी। जमीन पर बिस्तर होगा, सर पर सीसीटीवी कैमरा, सेल के अंदर ही खाना मिलेगा और वही बगल में बाथरूम होगा। इस सेल में मल्टीपल लेयर डिजिटल सिक्योरिटी है, जहां 24 घंटे गार्ड पहरा देंगे। इस सेल के अंदर एनआईए के टॉप 12 अधिकारियों को ही जाने की मंजूरी दी गई है। राणा की एनआईए हेडक्वार्टर में भी कम से कम मूवमेंट करवाई जाएगी और इंट्रोगेशन के लिए तो कैमरों की निगरानी में रिकॉर्डिंग के साथ इंट्रोगेट किया जाएगा। इस कैमरे के ठीक ऊपर तीसरे फ्लोर पर बने इंट्रोगेशन रूम में राणा से पूछताछ होगी। तहूर राणा की इंट्रोगेशन की शुरुआत शुक्रवार से हो गई है। हालांकि बीच बीच ब्रेक भी दिया जाएगा, लेकिन पूछताछ में किसी भी तरह की कोई ढील नहीं दी जाएगी। तहूर राणा से एनआईए शुरुआती पूछताछ में ऐसे कई सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेगी जो उससे जुड़े और आतंकी गतिविधियों में उसकी मदद करने वालों का पर्दाफाश भी कर सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान से जुड़े सवाल भी पूछे जा सकते हैं। ये संभावित सवाल कौन से हो सकते हैं, एक बार आपको भी दिखाते हैं। तहूर राणा का पाकिस्तान में हैंडलर कौन है? मुंबई पर जब हमला हुआ तब तहूर राणा कहाँ था? वो जब नवंबर 2008 में भारत आया तो कहाँ गया, किन लोगों से मिला, उसे फंडिंग कौन कर रहा था, वो भारत में किस किस को फंड दे रहा था, हेडली की मदद भारत में किन लोगों ने की और पैसे किस किस को दिए गए। तहूर राणा से पूछताछ में सिर्फ मुंबई के 26/11 हमले के पीछे के राज नहीं पता चलेंगे, बल्कि भारत के खिलाफ हर उस साजिश का पर्दाफाश हो सकता है जिनसे तहूर राणा जुड़ा रहा है, या उन लोगों के संपर्क में तहूर राणा रहा होगा जो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इसमें एनआईए का फोकस लश्कर-ए-तैयबा पर भी रहेगा, जिसने मुंबई हमले को अंजाम दिलाया था। साथ इस बात की खोज भी की जाएगी कि इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है। केवल तहूर राणा का प्रत्यार्पण नहीं हुआ, पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने आतंकवाद में बेनकाब हो जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी लगातार कहते हैं कि अगर आज पूरी दुनिया में आतंकवाद है तो उस आतंकवाद की नर्सरी या उस आतंकवाद को फलने फूलने का इसी पाकिस्तान से ही मौका है। तहूर राणा के प्रत्यर्पण पर पाकिस्तान ने भले ही अपना पल्ला पहले ही झाड़ लिया हो, लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि मुंबई हमले की पूरी प्लानिंग पाकिस्तान में ही रची गई। जाहिर है कि ऐसे सवालों को लेकर भी एनआईए तहूर से पूछताछ करेगी। वहीं तहूर राणा से पूछताछ के लिए भारत की 8 अन्य एजेंसियों ने भी रिक्वेस्ट की है, यानी कि तहूर का जो बचा हुआ जीवन है वो अब कानूनी दांव पेच में ही गुजरेगा और इंतजार होगा तो बस फांसी का। तहूर राणा अभी एनआईए की कस्टडी में है और 18 दिन तक उससे पूछताछ की जाएगी। इस दौरान विश्व भर की जो निगाहें हैं वो इस केस में टिकी हुई हैं कि आखिरकार क्या बड़े जो खुलासे हैं वो हो सकते हैं। अब जिस तरह से ये प्रक्रिया देखने को मिली, भारत की कूटनीतिक जीत है और क्या कुछ जो बड़े सवाल हैं वो यहाँ पर तहूर राणा से पूछे जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए DD UP के साथ। नमस्कार।